Very good morning class. Myself Anita Gautam, Education Department from City Group of College. I welcome you all in this online lecture series. I am going to teach you Economics BLED second year. मैं आप सभी का इस ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में स्वागत करती हूँ. दिस इज़ माई सेकेंड लेक्चर. यह मेरा इस सब्जेक्ट का दूसरा लेक्चर है. पहले लेक्चर में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के विषय वस्तु से अवगत कराया था. मैंने आपको यूनिट फर्स्ट के टॉपिक डिमांड में मीनिंग, उसकी डिफिनीशन और टाइप ऑफ डिमांड को बताया था. आज हम मांग को ही कंटिन्यू करेंगे. तो हम आज के टॉपिक देखिए, ये है हमारा मांग सूची एवं तालिका. जैसे कोई भी मांग या मांग है, उसको अगर हम सूची यानी एक तालिका के या सारणी के रूप में पढ़ेंगे तो वो हमारी मांग सूची या मांग तालिका कहलाएगी. मांग तालिका वह तालिका है जो किसी समय विशेष में दिए हुए मूल्यों पर उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा को बताती है. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मांग तालिका मूल्य तथा मांगी गई मात्रा के कार्यात्मक संबंध को बताती है. बेनहम ने देखिए कहा है कि किसी बाजार में एक निश्चित समय पर दिए हुए मूल्यों पर वस्तु की जितनी मात्रा बेची जाती है, यदि वस्तु की उस मात्रा को एक सारणी के रूप में लिखा जाए तो यह मांग सारणी कहलाती है. मांग सारणी को देखिए हम दो प्रकार से बांट सकते हैं. पहला व्यक्तिगत मांग सारणी, दूसरा बाजार सारणी. व्यक्तिगत मांग सारणी में जैसे जब कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु की मांग करता है तो उसको जब हम सारणी के रूप में पढ़ते हैं तो वो हमारी व्यक्तिगत मांग सारणी कहलाती है. बाजार मांग सारणी में जब जैसे कई व्यक्तियों द्वारा जब कोई किसी वस्तु की मांग की जाती है तो हम वो बाजार मांग सारणी के अंतर्गत पढ़ते हैं. अभी पहले देखेंगे व्यक्तिगत मांग सारणी. यह सारणी व्यक्ति विशेष के संबंध में यह जानकारी प्रदान करती है कि वह किसी समय विशेष में दी हुई कीमत पर उस वस्तु की कितनी मात्रा को क्रय करता है. इस प्रकार मांग तालिका किसी वस्तु या सेवा की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा में क्रियात्मक संबंध प्रकट करता है. इसको देखिए सारणी के रूप में ऐसे पढ़ेंगे. जैसे पहले में दे रखा है मूल्य प्रति इकाई, मतलब जो है रुपए में है कि जो एक वस्तु है वो कितने रुपए में बेची जा रही है. एक वस्तु की कीमत 1 रुपये है, कोई एक वस्तु की कीमत 2 रुपये है, उसी वस्तु की कीमत 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये और 6 रुपये. लेकिन जो व्यक्ति मांग कर रहा है तो जब 1 रुपये कीमत है तो 100 वस्तु की मांग कर रहा है. जब उसी की कीमत 2 रुपये हो जा रही तो 75, 3 रुपये में वो 65 वस्तु की मांग कर रहा है, 4 रुपये में वो 50 वस्तु की मांग कर रहा है, 5 रुपये में वो 45 वस्तुओं की मांग कर रहा है और 6 रुपये में वो 30. यानी जैसे जैसे हमारा मूल्य बढ़ रहा है हमारी डिमांड घटती जा रही है और जैसे जैसे मूल्य घट रहा है वैसे डिमांड बढ़ती जा रही है. देखिए यहाँ है भी कि तालिका से स्पष्ट है कि कीमत के बढ़ने के साथ साथ एक्स वस्तु की मांग कम होती है जबकि कीमत के घटने पर उसकी मांग बढ़ती जाती है. दूसरा देखेंगे हम बाजार मांग सारणी एवं बाजार मांग वक्र. इसमें क्या होगा कि बाजार में वस्तु के अनेक क्रेता होते हैं तो उनके माध्यम से अनेक मांग तालिका व वक्र मांग किए जा सकते हैं. इसमें एक वैज्ञानिक हैं लिभाफस्की के अनुसार किसी निश्चित समय पर सभी संभावित कीमतों पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली किसी वस्तु की मात्रा को बाजार मांग तालिका के रूप में परिभाषित कर सकते हैं. ठीक है. बाजार मांग वक्र को हम उद्योग मांग सारणी भी कहते हैं. बाजार मांग तालिका को दो प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है. पहला क्या है कि विभिन्न व्यक्तियों की व्यक्तिगत मांग तालिका को जोड़ देने के बाद बाजार मांग तालिका को ज्ञात किया जा सकता है. जैसे अगर एक व्यक्ति है, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 जितने भी व्यक्ति हैं तो वो उनको बाद में लास्ट में जोड़ देने पर हम बाजार मांग तालिका को ज्ञात कर सकते हैं. दूसरी विधि हमारी यह है कि मांग तालिका को ज्ञात करने की दूसरी विधि यह है कि बाजार के सभी क्रेताओं में से प्रतिनिधि क्रेताओं का चुनाव कर लिया जाता है. फिर प्रतिनिधि क्रेताओं की मांग से कुल क्रेताओं की मांग को गुणा कर दिया जाता है. इस प्रकार बाजार मांग तालिका प्राप्त की जा सकती है. देखिए ये थोड़ी कठिन विधि हो जाएगी क्योंकि सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिनिधि क्रेता चुनेंगे, उसके बाद फिर सभी क्रेताओं की मांग को जोड़ेंगे, उसके बाद उसका गुणा करेंगे. तो ये जो विधि हमारी जटिल हो जाएगी, इसलिए ज़्यादातर हम पहली विधि का ही प्रयोग करते हैं.
अब हम विभिन्न कीमतों पर उससे संबंधित मांगों को मिलाकर एक बाजार मांग तालिका की रचना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे बाजार में क्या है, ए व्यक्ति है, बी व्यक्ति है, सी व्यक्ति है, इस तरह के 3 व्यक्ति हैं जिनकी अलग अलग मांग है और मांग ज्ञात मांग है, जिसके आधार पर हम देखिए इस तालिका से इसको समझेंगे। कीमत हमारी जैसे जो है वस्तु की कीमत जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही रखी गई है, लेकिन जो वस्तु द्वारा मांग की गई है वो अलग अलग कर दी गई है। जैसे जब हमारी कीमत 1 है तो ए द्वारा 10 वस्तु की मात्रा मांगी गई है, बी द्वारा 8 और सी द्वारा 7। जब हमारा 2 रुपये की कीमत 2 रुपये हो जाती है तो ए द्वारा 8, बी द्वारा 7 और सी द्वारा 5 वस्तु की मात्रा को मांगी गई की डिमांड की गई। ऐसे ही जैसे जैसे हमारी मात्रा बढ़ेगी, 3 हुआ तो जो मांगी गई मात्रा हो गई वो देखिए ए द्वारा 7 हो गई, बी द्वारा 5 हो गई और सी द्वारा 4 हो गई। फिर जब कीमत हमारी 4 हुई तो ए द्वारा 5, बी द्वारा 4 और सी द्वारा 3। ऐसे ही जब हमारी कीमत 5 हुई तो ए द्वारा मांगी गई मात्रा जो है वो 4 और बी द्वारा मांगी गई मात्रा 3 और सी द्वारा 2। जब हमारी कीमत 6 हो गई तो जो ए द्वारा 3, बी द्वारा 2 और सी द्वारा 1 हो गई। ठीक, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो इसमें भी जैसे एक व्यक्ति का आ रहा था वैसे ही 2, क्योंकि इसमें भी जैसे जैसे हमारी कीमत बढ़ती जा रही है हमारी डिमांड घटती जा रही है। ठीक है, तो जब हम कीमत की और बाज़ार में ए, बी, सी कुल लेंगे तो हमारी देखिए जब ए की कीमत कीमत 1 रुपये है तो कुल मांग 25 है, 2 है तो 20 है, इसी ए, बी, सी को हमने जोड़ दिया लास्ट में। 3 रुपये जब हमने रख दिया तो जो डिमांड है वो 16 हो गई, कुल मात्रा 16 मांगी गई। 4 रुपये पे 12 मात्रा मांगी गई। 5 रुपये पे जो वस्तु की मात्रा है वो 9 हो गई और 6 रुपये पे जो कुल मात्रा है वो हमारी 6 पे 6 हो गई। तो इस तरह यहाँ पे ऑल ओवर भी देखेंगे कि जैसे जैसे हमारा जो रुपए है वो बढ़ रहा है यानी कीमत बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम क्या है। हमें ज्ञात है कि किसी वस्तु की कीमत तथा उसकी मांगी गई मात्रा के संबंध को मांग या मांग का नियम कहते हैं। यानी जो मांगी गई मात्रा होती है और जो कीमत होती है उसमें जो संबंध होता है वही हमारा मांग का नियम कहलाता है। किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है। हम कह सकते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर यानी जैसी परिस्थिति आ जाए वैसी परिस्थिति अगर कल रहे तो वस्तु की कीमत घटने से इसकी मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ने से मांग घटेगी। यानी अगर कीमत बढ़ रही है तो मांग, यदि कीमत बढ़ रही है तो मांग घट गई और कीमत घट गई तो मांग बढ़ जाएगी। इसकी परिभाषा देखिए, कुछ परिभाषा ऐसे मार्शल ने दिया है कि मांग के नियम का सामान्य कथन यह है कि वस्तुओं की अधिक मात्रा की बिक्री के लिए उसके मूल्यों में कमी होनी चाहिए ताकि उस वस्तु के क्रेता अधिक हो सके। दूसरे शब्दों में मूल्य गिरने से मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है। जाहिर सी बात है कि अगर हम किसी वस्तु का मूल्य घटा देंगे तो उसके क्रेता अधिक हो जाएंगे। ठीक, इसमें एक डिफिनीशन है सैमुएल्सन कि ये बोलते हैं कि अन्य बातों के समान रहने पर यदि किसी वस्तु की अधिक मात्राएं बाजार में आती हैं तो वे वस्तुएं कम मूल्य पर ही बेची जाएंगी। ठीक है, तो देखिए परिभाषा से स्पष्ट होता है कि मांग का नियम है कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप केवल मांग के परिवर्तन की दशा या दिशा का बोध कराता है, मात्रा का नहीं। इसमें जो मान्यताएं हैं मांग के नियम की मान्यताएं यानी एजम्पशंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, देखिए ये हैं कि इसमें जैसे प्रमुख मान्यताएं दी गई हैं कि उपभोक्ता की आय में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी जो उपभोक्ता है उसकी जो आय आज है वही कल होनी चाहिए। उपभोक्ता के स्वभाव तथा रुचि में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अन्य संबंधी वस्तुओं की कीमतों में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात वे सब समान होने चाहिए। वस्तु को क्रय करते समय उस वस्तु की स्थापन्य वस्तु को ध्यान में नहीं रखा जाता है। ठीक है, जिन वस्तुओं को क्रय किया जा रहा है वे वस्तुएं प्रतिष्ठा रक्षक नहीं होनी चाहिए। छठा हमारा है
उपभोक्ता की कुल संपत्ति स्थिर होनी चाहिए। 7वां हमारा है जनसंख्या में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे मांग वक्र नीचे की ओर क्यों झुकता है, यानी जो स्लोप है वो उसका झुकाव हमारा नीचे की ओर क्यों होता है, इसको हम देखेंगे कि देखिए चित्र के माध्यम से ये हम देख सकेंगे कि मांग वक्र ऊपर से नीचे दाईं ओर को झुकता है, अर्थात इसका ढाल ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक ढाल प्रदर्शित चरों अर्थात कीमत तथा मांग के विपरीत संबंध को प्रकट करता है। इस बात को देखिए चित्र यहाँ पे दे रखा है, तो उसी के माध्यम से इसी चित्र के माध्यम से समझेंगे कि चित्र बताता है कि जब x वस्तु की कीमत OP है, OP जैसे वस्तु की कीमत जब हमारी OP है तो उसकी मांग ON है, लेकिन जब कीमत घटकर OP1 होती है, चित्र में देखते जाइएगा कि जैसे उसकी कीमत घट गई, घटकर कितनी हो गई OP1 होती है, तब उसकी मांग बढ़कर ON1 हो जाती है। इस चित्र को उल्टा भी पढ़ा जा सकता है, यानी देखिए विपरीत करके, अर्थात यदि कीमत OP1 है तो मांग ON1 है, लेकिन कीमत के बढ़कर OP हो जाने से मांग घटकर ON रह जाता है। चित्र में देखते जाइएगा तभी समझ में आएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों होता है? चूँकि मांग वक्र का ऋणात्मक होना मांग के नियम को प्रकट करता है, इसीलिए मांग के नियम के लागू होने तथा मांग वक्र के नीचे की ओर झुकने के कारण यही होते हैं। ठीक है, ये हमने स्लोप के बारे में पढ़ा। फिर है हमारा मांग निम्नलिखित तत्वों से प्रभावित होती है। पहला हमारा जो प्रभावित तत्व है वो है आय में परिवर्तन, दूसरा है हमारा जनसंख्या में परिवर्तन, तीसरा द्रव्य की मात्रा में परिवर्तन, चौथा धन के वितरण में परिवर्तन, ठीक, पांचवा व्यापार की स्थिति में परिवर्तन, छठा है अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन, सातवां है रुचि तथा फैशन में परिवर्तन। ठीक, तो अब हमने आज जो पढ़ा वो डिमांड पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सप्लाई होगा। आप मेरे वीडियो को लाइक तथा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।